बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर सुल्तान महमूद। आज का हमारा जो टॉपिक है तो परसेंटाइल और डिसाइल से रिलेटेड है। इस टॉपिक को समझने के लिए इससे पहले हमने जो काम किया उसको देखना, उसको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। हम जो है अब आज डिसाइल्स और परसेंटाइल्स की बात करेंगे जो कि क्वार्टाइल्स के साथ रिलेटेड हैं। तो आपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, डिसाइल्स जो हैं वो आपके पास डेसीमीटर का वर्ड अगर आपने सुना हो तो डेसीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का 10th हिस्सा। तो डेसी जो है वो आपको 10th पार्ट की तरफ लेकर जाता है। जैसे क्वार्टाइल आपको 4th पार्ट के तरफ पॉइंट आउट करता है, इसी तरह से डिसाइल जो है वो आपको 10th पार्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो डिसाइल डाटा की ऐसी वैल्यू होती है जो कि डाटा को 10th पार्ट में डिवाइड कर देती है। और डिसाइल जो हैं आपके पास 9 डिसाइल्स होते हैं और डाटा को वो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये बात ऑब्जर्व करना, मीडियन एक वैल्यू होती है डाटा की, लेकिन वो डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। क्वार्टाइल्स 3 वैल्यूज होती हैं डाटा की, लेकिन वो डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो आपके पास जो है वैल्यू जो है, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उससे एक हिस्सा ज़्यादा जो है वो में डाटा जो है वो डिवाइड होगा। अब आपके पास डिसाइल्स जो हैं ये बेसिकली खुद 9 वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। और डिसाइल्स के लिए हमारे पास इस डेफिनेशन अगर देखें तो हम डेफिनेशन भी ईजिली कर सकते हैं कि 9 ऐसी वैल्यूज़ जो डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें वो डिसाइल्स हैं। और डाटा का अरेंज होना भी ज़रूरी है। इसमें मैंने आपसे पहले भी बात की थी, चाहे आपका मीडियन हो, चाहे आपका क्वार्टाइल्स हो और चाहे आपकी डिसाइल्स हैं या परसेंटाइल्स हैं, इसमें डाटा की अरेंजमेंट ज़रूरी है। अगर आप डाटा को अरेंज किए बगैर डाटा की 4th वैल्यू 10th पार्ट में डिवाइड करने वाली वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो रिज़ल्ट आपका मिसलीडिंग रिजल्ट्स होगा। सो डाटा को पहले अरेंज करेंगे और फिर उसके बाद से वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैथमेटिकल एवरेजेस जो अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन, उसमें अरेंजमेंट ऑफ द डाटा ज़रूरी नहीं है, ना ही मॉड के अंदर डाटा की अरेंजमेंट ज़रूरी है। आपके पास क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल या मीडियन, ये जो डाटा को डिवाइड करने वाली वैल्यूज़ हैं, इसको हम डिवाइडिंग वैल्यूज़ भी बोलते हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना ज़रूरी है। हम आते हैं अपनी आज की पहले वैल्यू की तरफ, डिसाइल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और उसके लिए बेसिक फार्मूला क्या है। तो इसकी डेफिनेशन और उसके फार्मूलाज की तरफ देखते हैं। जी, डिसाइल्स, इसकी डेफिनेशन ये है, 9 वैल्यूज दैट डिवाइड एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यानी कि ये होंगी 9 वैल्यूज और डाटा के 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगी। जस्ट आप ये देख लें कि समझ लें कि ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है ये पूरी का पूरे एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस लाइन को अगर आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फर्स्ट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आपके पास ये 9 जो मैंने आपकी ये लगाए हैं बार्स, रेड बार्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, 9 पॉइंट्स जो हैं, ये 9 पॉइंट में ये वाला पहला पॉइंट जो है हम इसको बोलते हैं कि ये D1 है। और D1 से बिलो जो होगा वो डाटा का 10% हिस्सा होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो D2 है, इसके बाद ये D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है एंड फाइनली D9 है। अगर देखें आपके पास वैल्यूज आपको D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9, 9 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, लेकिन डाटा के आपके 10 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। D1 और D2 ये 2 वैल्यूज हैं, इनके दरमियान भी जो है वो आपके पास 10% हिस्सा ही आएगा। ये मैं 10% को डिफरेंट कलर में लिख रहा हूं ताकि आपको जहन में ये बैठ जाए बात। यहां पर आपका 10% ये है, 10% डाटा D1 और D2 के दरमियान है
10% डाटा D2 और D3 के दरमियान है, 10% ही D इनके दरमियान है, ये भी 10%, ये भी 10%, ये भी 10%, 10%, 10% और जो रिमाइंडर रहेगा वो भी 10%। स्टूडेंट आप इजीली असेस कर सकते हैं कि आप जब D5 पे पहुंचते हैं तो D5 के बिलो देखें 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, 50%। और D5 से आगे जब आप चलते हैं तो तब भी 50% है। आप ये कह सकते हैं कि D5 जो है इसके बिलो भी 50% डाटा है, D5 से अबव भी 50% डाटा है, तो D5 विल प्ले द रोल ऑफ मीडियन। मीडियन भी वही चीज़ है जो D5 है। इसी तरह जैसे Q2 और मीडियन भी सेम होते थे, D5 और Q2 जो है और मीडियन जो है ये भी सेम ही है। फाइनली हम इसके रिलेशनशिप को ऑब्जर्व भी करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि D1, D2, D3, D4, D5 ये जो हैं ये डिसाइल्स हैं। इनके फार्मूलाज बिल्कुल उसी सीक्वेंस से चलते हैं जिस सीक्वेंस से हमने मीडियन क्वार्टाइल्स के फार्मूलाज लिखे। अब देखें फ़र्ज़ करें D1 है, तो D1 जैसे मैंने पहले बात की कि डिसाइल जो है वो डाटा को 10 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि डिसाइल के साथ n+1 डिवाइडेड बाई 10 होना चाहिए। क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड करता है तो n+1 डिवाइडेड बाय 4 था। अब डिसाइल चूंकि 10th में डिवाइड करता है तो इसलिए मैंने इसको 10 पे डिवाइड किया है। फार्मूला जो है ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और फार्मूले में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आपने ये बेसिक चीज़ अपने जहन में रख ली तो। अब देखें D1 का फार्मूला, D1 जो है वो n+1 डिवाइडेड बाई 10 है। D2 का फार्मूला देखें n+1 डिवाइडेड बाई 10 ही है, लेकिन मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया साथ में क्योंकि D2 था। अगर D5 होता तो n+1/10 सेम चल रहा है और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। D9 है तो n+1/10 सेम चल रहा है, ये 9 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास सारी वैल्यूज हैं। बाकी का सेंटेंस ऐसे लिखा है, अरे का होना ज़रूरी है, डाटा का अरेंज होना ज़रूरी है। ये वाली वैल्यूज जो हैं वो आप इजीली पिक कर सकते हैं। बेसिक रूल जो है वो आपका सेम है, जैसे हमने मीडियन में किया, जैसे हमने क्वार्टाइल्स में किया। अब देखें क्वार्टाइल्स हों या मीडियन हो, जैसे वहां पर हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं और इसी तरह से उनकी पोजीशन फाइंड आउट करके वैल्यू ऑफ द डाटा को लोकेट कर सकते हैं। डिसाइल्स में भी अगर आपके पास अनग्रुप डाटा अवेलेबल है तो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जोन से भी डिसाइल की वैल्यू आपसे पूछी गई है, हम उसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को पिक कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, इसलिए मैंने जो है वो अब चूंकि हमने एग्जाम्पल पहले जो है मीडियन के केस में भी ये की थी, क्वार्टाइल के केस में भी की है, इस केस में अनग्रुप डाटा की एग्जांपल नहीं कर रहा क्योंकि आप जो है वो उसी से सारी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल मैं बाद में आपको रेफर करूंगा। आप फॉर द टाइम बीइंग जो है इनके फार्मूलाज की तरफ फोकस करें, उसके बाद जो है हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ भी आएंगे। इसके बाद है परसेंटाइल। परसेंटाइल जो है वो आपका परसेंटेज से निकला है। परसेंटेज का मतलब है कि आप आउट ऑफ 100 जो है वो वैल्यू ले रहे हैं। तो इसका मतलब है परसेंटाइल डाटा की ऐसी वैल्यूज को बोलेंगे जो डाटा को 100 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। और लॉजिकली जब जो वैल्यू डाटा को 100 हिस्सों में डिवाइड करेगी वो खुद कितनी होंगी, वो 99 होंगी, एक वैल्यू कम होगी। डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली वैल्यू कौन सी है, वो है मीडियन सिंगल वैल्यू। 3 हिस्सों में क्वार्टाइल 4 वैल्यूज, और 10 हिस्सों में डिवाइड करने वाली 9 वैल्यूज। जितने हिस्से होंगे उनसे एक वैल्यू कम होगी। 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है कोई वैल्यू तो इसका मतलब है उन वैल्यूज की तादाद 99 होगी। तो देयर आर 99 वैल्यूज दैट डिवाइड अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। सो हम परसेंटाइल को भी उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने डिसाइल्स को डिफाइन किया। डिसाइल 9 वैल्यूज होती हैं और वो 10 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, और परसेंटाइल जो है वो 99 वैल्यूज होती हैं लेकिन वो 100 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। परसेंटाइल्स 99 values that divide an ordered set of data into 100 equal parts। यानी कि ये 99 वैल्यूज ही हैं लेकिन वो 100 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करती हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये डेफिनेशन हमने की है डिसाइल्स की कि वो 9 होती हैं लेकिन वो 10 हिस्सों में करती हैं। ये 99 है और ये 100 हिस्सों में करती हैं। परसेंटाइल के फार्मूलाज को भी हम देख सकते हैं। हम अगले सेक्शन के अंदर परसेंटाइल के फार्मूलाज की तरफ यानी कि इनके फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। देखें जरा इनके फार्मूलाज को कैसे हमने करना है। फर्स्ट परसेंटाइल जो है इसका फार्मूला आप देखेंगे n+1/100 है, क्योंकि परसेंटाइल 100 पे डिवाइड करता है इसलिए मैंने 100 से डिवाइड किया है। P2 सेकंड परसेंटाइल
n+1/100 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरह से अगर आप P10 करेंगे n+1/100, तो ये 7 बेसिकली सारा चलेगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे P10 को। P25 है तो ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, P50 है तो 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, P75 है 75 से, P99 है 99 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखें कि एक सीक्वेंस चल रही है, एक स्ट्रीक चल रही है। आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो फार्मूला जो है वो ईजिली आप मेमोराइज कर सकेंगे, क्योंकि n+1/100 वाला फैक्टर जो है वो थ्रू आउट आपका कांस्टेंट चल रहा है। अब आप देखें कि मैंने जो है कुछ परसेंटाइल जो है वो इंटेंशनली अलग-अलग से लिखे हैं। अब यहाँ पर जो है इन तमाम परसेंटाइल्स को अलग-अलग से लिखने का मेरा पर्पज़ ये था कि आपको कोई आइडिया हो सके कि परसेंटाइल बुनियादी तौर पर आगे जो है डिसाइल्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें P10 जो है ये बेसिकली 10 × n+1/100, और इसके साथ अगर मैं इसको D1 लिख दूं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। रीज़न इज डैट देखें 10 और 100 को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है n+1/10। ऐसा ही है ना, 10 को अगर 100 से कैंसिल करता हूं तो n+1/10 वैल्यू आ जाती है इन अरे। तो स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया n+1/10 तो जो है वो हमारी D1 की वैल्यू है, फर्स्ट डिसाइल की वैल्यू है। आप ये देख भी सकते हैं कि फर्स्ट डिसाइल जो है वो n+1/10 के इक्वल है। ये देखें n+1/10 जो है ये आपका फर्स्ट डिसाइल है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डिसाइल जो है वो बिल्कुल P10 के इक्वल है। अब आप देखें P25 जो है इसको मैं Q1 लिख सकता हूं, लोअर क्वार्टाइल। आपको याद होगा क्वार्टाइल जो है वो 4 से डिवाइड होता है। अगर मैं 25 को 100 से कैंसिल करूं तो मेरा आंसर आता है n+1/4। गॉट इट? n+1/4 जो है वो बुनियादी तौर पर फर्स्ट क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं 50 और 100 को कैंसिल करूं तो ये आ जाता है n+1/2। 2 आ जाएगा n+1/2। इसका मतलब है कि ये मैं Q2 लिख सकता हूं इसको। P50 जो है वो Q2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखें ये आपके पास n+1/2 आ जाएगा। 75 को अगर मैं 100 पे कैंसिल करूं तो दिस विल बी इक्वल टू Q3। मेरा Q3 का फार्मूला बन जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो 25 3 के साथ कटेगा और यहां पर आपके पास 4 आ जाएगा। 25 4 द 100, आपके पास ये रिजल्ट बनता है 3 × n+1/4। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स कि Q3 जो है वो आपका 3 × n+1/4 ही के इक्वल होता है। इसका मतलब है P75 और Q3 आपस में इक्वल है, और इस तरह ये आपका P99 चलता है। जो बात जहन में रखनी है स्टूडेंट्स अब कि आपके पास चाहे मीडियन हो, चाहे क्वार्टाइल्स हो, या चाहे डिसाइल्स हो, ये सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल्स लिखे जा सकते हैं, क्योंकि परसेंटाइल जो है वो स्मॉलेस्ट डिवाइडिंग वैल्यू है किसी भी डाटा की, कि किसी भी डाटा की स्मॉलेस्ट डिवाइडिंग वैल्यू जो है वो परसेंटाइल कहलाती है। और परसेंटाइल ही जो है वो आगे आपके पास जो है वो मीडियन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, क्वार्टाइल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और डिसाइल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इसके ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा से रिलेटेड इससे जो हम काम करने लगे हैं आगे, कि ग्रुप डाटा के परसेंटाइल्स और ग्रुप डाटा के डिसाइल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। जो डिस्क्रीट डाटा है और जो अनग्रुप डाटा है उसके लिए डिसाइल और परसेंटाइल्स मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि आप लोगों ने खुद जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन जो है वो आपको बाद में रेफर कर दूंगा। तो इसके लिए आपके पास जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये नेक्स्ट हम चलने लगे हैं, वो है कि जी अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल हो तो उसमें आप डिसाइल्स और परसेंटाइल्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या उसका फार्मूला जो है वो कैसे डेवलप करेंगे। तो हम चलते हैं अपने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, वहां पर हम डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। स्टूडेंट्स ये डाटा जो मैंने आपके सामने रखा है, इस डाटा में आपके मार्क्स जो हैं
उनको मैंने कंसिडर किया है कि आपके मार्क्स के डिसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट किए जा सकें। इंटरमीडिएट बोर्ड का जो आपके पास मार्क्स की शीट आती है, तो उस मार्क्स की शीट में एक कॉलम होता है परसेंटाइल्स का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम कि आपके जितने भी मार्क्स आए हैं आप कौन से परसेंटाइल पे फॉल कर रहे हैं, अभी हम समझेंगे। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये इंटेंशनली एक डाटा लिया है जिसमें कि मार्क्स का डाटा है और डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ज़रा चेक कीजिएगा कि इसका परसेंटाइल या डिसाइल जो है वो कैसे मालूम करेंगे, फिर मैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिसाइल और परसेंटाइल की तरफ आते हैं, देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। जी स्टूडेंट, ये मार्क्स का डाटा है 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 एंड 90 से 99 तक। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 100 मार्क्स जो हैं वो किसी के नहीं आए, तो 99 परसेंटाइल जो हैं चुके होते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मार्क्स भी 99 तक रखे हैं। आपके पास टोटल स्टूडेंट्स जो मैंने डाटा के लिए लिखे हैं वो टोटल स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स का डाटा है, 10 और ये 22, 32 और ये 6 आ जाएंगे 38 में 12 ऐड करेंगे तो 50 स्टूडेंट्स। दूसरे लफ्जों में 50 स्टूडेंट्स का डाटा आपके पास अवेलेबल है। इसको n भी बोलते हैं। याद रखना है कि समेशन f ही n के इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स n के इक्वल नहीं होता, टोटल फ्रीक्वेंसी n ही के इक्वल होती है। अब चूंकि हमारे पास ये उसी फैमिली में है जो मीडियन क्वार्टाइल्स की फैमिली है, ये डिसाइल्स और परसेंटाइल्स भी उसी फैमिली में फॉल करते हैं, ये भी डिवाइडिंग वैल्यूज हैं, इनका भी सारा लॉजिक जो है वो सेम ही है। मसलन मैं D3 मालूम करना चाहता हूं या P86 मालूम करना चाहता हूं। D3 का मतलब है थर्ड डिसाइल और P86 का मतलब है 86th परसेंटाइल। तो उसके लिए मैं पहले D3 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अब देखें D3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले की तरफ जरा नोट करना है आपने। D3 इज इक्वल टू L प्लस H/F 3n/10 माइनस C D3। अब चूंकि n/10 तो आना ही आना है और साथ में क्या आ जाएगा 3। अगर मैं फर्ज करें D2 का फार्मूला लिखता तो L प्लस H/F 2n/10 माइनस C। अगर मैं D1 का फार्मूला लिखूंगा L प्लस H/F n/10 माइनस C। सो स्टूडेंट्स आपके पास देखें लॉजिक वही चल रहा है, स्ट्रीक वही चल रही है, मेथोडोलॉजी वही चल रही है, सिस्टम वैसा ही है। आप D2 है तो 2n/10, D1 है तो 1n/10। तो आपके पास यही फार्मूला जो है, चूंकि हम D3 को कंसिडर कर रहे हैं तो हम D3 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। D3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो है, इसको आप देख सकते हैं कि D3 कैसे मालूम करना है। बिल्कुल उसी तरह से आपने लिखनी है वैल्यू जैसे आप पहले कैलकुलेट करते थे। मीडियन आपने कैलकुलेट किया, आपने क्वार्टाइल्स कैलकुलेट किए, तो D3 को कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला हिस्सा जो है सबसे पहले 3n/10 जिसको मैंने हाईलाइट किया है, 3n/10 को अलहदा से कैलकुलेट करें। 3n/10 दिस विल गिव यू 3, n की जगह पर जो है वो 50 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। 50 और 10 को अगर मैं कैंसिल करता हूं या ऊपर जो है वैसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 150 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 15। आपके पास ये 15 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करें 15 कहां पर फॉल कर रहा है। यू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द सेम थिंग फॉर क्वार्टाइल्स एंड मीडियन एंड डूइंग द सेम थिंग फॉर द डिसाइल। जब भी आपके पास ये वाली वैल्यू निकल आती है जो यहां से आप पिक करके निकालते हैं, हम फौरन जो है इस वैल्यू को जहन में रखकर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मूव करते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू कहां पर फॉल कर रही है। 15 देखें कहां पर फॉल करता है, यहां पर 10 में फॉल नहीं कर सकता, 32 में फॉल कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है यहां पर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है, ये वैल्यू। स्टूडेंट ये डाटा जो है वो पहले से सेट किया हुआ था मैंने, क्योंकि आई एम होपिंग कि आपको ये सारी चीज़ों का पहले से पता है। मैं फिर भी एक दफ़ा दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ऐड करके आपको मिलेगी, और ये क्लास बाउंड्रीज हैं वैसे ही जैसे हम पहले मेंटेन करते थे क्लास बाउंड्रीज का। क्योंकि ये वाला गैप जो है 1 का है तो 0.5 जो है इधर से लेस करेंगे और 0.5 इधर ऐड कर देंगे। सो हम आते हैं अपने इस वैल्यू की तरफ। 15 इधर फॉल करेगा क्योंकि 10 में तो फॉल नहीं कर सकता,
तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो आइडेंटिफाई हो जाएगी क्लास, आपकी D3 की क्लास जो है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये D3 की क्लास है। इस क्लास के अंदर आपके पास लोअर बाउंड्री ये रही, F आपके पास ये रहा, C आपके पास जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की है इससे ऊपर वाली। देखें वही रूल वही है, सिस्टम वही है कि आपने क्लास सेलेक्ट करने के बाद लोअर बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी और C की वैल्यू जो कि पर्टिकुलर क्लास से ऊपर वाली क्लास होती है, सिलेक्टेड क्लास से ऊपर वाली क्लास होती है, उसको सिलेक्ट करते हैं। उसमें वैल्यूज को आप देखें, ये सारी वैल्यूज वहां से हम लिख सकते हैं। D3 L की वैल्यू जो है वो है 69.5 प्लस H/F। H आपके पास जो है वो यहां से आप लिख सकते हैं कि इन दोनों को माइनस करके H मिलना है बेटा। 79.5 और 69.5 इन दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास H की वैल्यू 10 निकल आएगी। सो 10 जो है वो यहां पर आ जाएगा H की जगह पर। F जो है वो फ्रीक्वेंसी जो आपने सेलेक्ट की है 22। 3n/10 का आंसर आपने निकाला 15 और C जो है वो आपके पास है 10। 69.5 ये वाला हिस्सा सारा कैलकुलेट कर सकते हैं आप। देखें 15 - 10 करेंगे तो आंसर आएगा 5। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 50 और 50 को आप 22 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। फाइनली 69.5 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 22। इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू फॉर डू इट मेंटली, यू कैन डू इट ऑन योर कैलकुलेटर। यहां पर आप करें 50 divided by 22. Your answer is 2.2727. आपका आंसर निकला है 2.27। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा 69.5 प्लस 2.27 71.77। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो D3 की वैल्यू निकलेगी 71.77। दिस इज योर फाइनल वैल्यू 71.77। सो दिस इज हाउ D3 इज कैलकुलेटेड। सेम वही मेथोडोलॉजी है जो मीडियन की थी, जो क्वार्टाइल्स की थी, उसी तरह हमने डेसाइल्स के लिए भी यही काम किया है। नाउ वी विल डू द सेम थिंग फॉर द परसेंटाइल। अब परसेंटाइल की तरफ हम चलते हैं तो हमारे पास P86 अगर हमने मालूम करना है, देखें वही चीजें रिपीट हो रही हैं, L है, H है, F है। अब अगर परसेंटाइल है तो आपके पास 86 परसेंटाइल है तो 86 इंटू n डिवाइडेड बाय 100। अगर फर्ज करें यहां पर होता कि जी P79 तो that formula should be 79 n by 100 minus C। P35 L plus H/F 35 n by 100 minus C। You observe आपकी स्ट्रीक सेम चल रही है, n by 100 परमानेंट फैक्टर आ रहा है। सिर्फ आपने ये देखना है कि कौन सा परसेंटाइल आपने उसके साथ अटैच करना है। इफ इट इज 86 देन यू शुड मल्टीप्लाई बाय 86। 79 है तो 79 से मल्टीप्लाई करेंगे n by 100 को। 35 है तो 35 से n by 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये चीज़ जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अनग्रुप डाटा में ऑब्जर्व की है। अब यहाँ पर आप देखें, इसको अगर हम करना चाहते हैं 86 परसेंटाइल को तो कैसे परसेंटाइल को कर सकते हैं हम। यहाँ पर आपके पास 86n by 100, सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू पिक करेंगे 86n by 100 वाली, दिस वैल्यू, इसको पिक कर लें। अच्छा जी, पिक करते हैं तो आपके पास आता है जी 86n by 100 इज इक्वल टू 86 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब आपके पास जो आ जाएगा 86 मल्टीप्लाइड बाय 50 divided by 100. Your result is 43. You may have done it by mentally. Mentally भी आप कर सकते हैं। 50 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, 86 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 43 तब भी मिल जाएगा हमें।
अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी 43 को आपने चेक करना है कि कहां पर फॉल कर सकता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। दिस फॉल्स इन 44, इसका मतलब है 43 जो है वो यहां पर फॉल करेगा। ये जब आप हाईलाइट करेंगे तो आपको इस क्लास का नाम P86 क्लास रख लें कि इसमें हमारा परसेंटाइल 86 परसेंटाइल जो है वो फॉल कर रहा है। ओके, ये तीनों जो हैं कॉलम्स मैंने कंसिडर कर लिए। अब इसके अंदर ये तो आपका F आ गया, इससे ऊपर वाला ये आ गया आपका C, ये वाली वैल्यू जो है 79.5, दिस इज योर L, आप इसको L का नाम दे दें। और आपके पास H जो है वो इन दोनों का इंटरवल आप देख लें कि इन दोनों का इंटरवल कितना है, 89 और 10, इसका इंटरवल आ जाएगा 10। इसका मतलब है आप देखें उसी क्लास में से बिल्कुल उसी रूटीन के मुताबिक हमने सारी वैल्यूज को पिक करना है। अब P86 का आंसर आप लिख सकते हैं, P86, यहां पर आप वैल्यू लिखें P86, और P86 के लिए आपने जो जो वैल्यूज लोकेट की हैं, L आपके पास है 79.5, H जो है वो आपका 10 है, ये वाला 10, फ्रीक्वेंसी आपने जो कंसिडर की वो 12 है, यहां पर ये आपके पास आ जाएगा 43, और C की वैल्यू जो है वो 32 है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसी कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है, 79.5 को अलहदा लिख दें, यहां से आप कर सकते हैं 43 और -32, इन दोनों को माइनस करें, देखें क्या आता है आपके पास, 3 1 11, 10 into 11 डिवाइडेड बाय 12, ये 10 आ जाएगा, ये 11 है, 43 में से -32 करेंगे 11 को 12 से डिवाइड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास आएगा 110 डिवाइडेड बाय 12। आप ये लिख सकते हैं 79.5 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय 12 9.166 है, तो उसको मैंने 7 एज्यूम किया है। अब आप देखें इसको मैंने राउंड ऑफ करके 99.17 लिखा है, इनको ऐड कर लें दोनों रिजल्ट्स को, तो 79.5 प्लस 9.17 रिजल्ट विल बी इक्वल टू 88.67। सो स्टूडेंट आपके पास जो है परसेंटाइल जो है P86 इज इक्वल टू 88.67। स्टूडेंट्स आपने जो बात जहन में रखनी है, परसेंटाइल आपका आया है 88.67, लेकिन ये परसेंटाइल कौन सा है, 86th परसेंटाइल है। इसका मतलब ये है, आमतौर पर ये सोचा जाता है कि जी 88.67 जो है वो 86th परसेंटाइल कैसे है। मतलब इसका देखें क्या है कि 86 परसेंटाइल का मतलब ये है कि इन मार्क्स से बिलो 14% डाटा है, यानी कि 14% स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 88.67 से ज़्यादा आ रहे हैं, और इससे पहले जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि 88.67 जो है ये 86th परसेंटाइल पे पड़ा हुआ है। इसके बिलो 86% स्टूडेंट्स हैं और इसके अबव 14% स्टूडेंट हैं। तो आपने जब भी आपके मार्क्स आए तो आपने उन मार्क्स को इस तरीके से पढ़ना है कि मेरे मार्क्स अगर 88.67 है और ये 86th परसेंटाइल पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन मार्क्स से ज़्यादा जो मार्क्स होंगे वो 14% स्टूडेंट के मार्क्स वो 88.67 से ज़्यादा है। दिस इज़ द वे ऑफ रीडिंग परसेंटाइल। सो अभी तक जो हमने बात की है डिसाइल्स की और परसेंटाइल्स की कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के लिए, वो भी हमने कैलकुलेट किया। अनग्रुप डाटा में मैंने आपको सिंपली उसके फार्मूलाज बताएं और फार्मूलाज को फिर मैंने देखा कि उसके अंदर हर फार्मूला जो है परसेंटाइल का उसको डिसाइल और क्वार्टाइल्स की शक्ल में लिखा जा सकता है। हम इसको फाइनल टच दे रहे हैं इस तमाम लेक्चर को, ताकि बाद में जो है वो चीज़ें आपके जहन में कायम रहें। तो इसके लिए फाइनल टच के लिए देखें कि हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं अपने इस पूरे लेक्चर के दौरान। उसके लिए चलते हैं हम लास्ट सेक्शन की तरफ। जी स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि आपके पास परसेंटाइल, डिसाइल्स और क्वार्टाइल्स जो हैं और मीडियन जो हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हम इनके रिलेशन को ऑब्जर्व करें। देखें ज़रा, जो हमने पहले जो है मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं, सिर्फ मैंने एक गो थ्रू करवाना था आपको कि आप जो है इसको असेस कर सकें कि परसेंटाइल किस तरह डिसाइल, क्वार्टाइल्स आपस में अटैच हैं। तो देखते हैं इनके रिलेशन को। मीडियन
क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल, ये फाइनल टच जो है इसमें आप देखें मीडियन जो हमने ऑब्जर्व किया वो देखा कि मीडियन Q2 के इक्वल होता है, P50 के इक्वल भी है और D5 के इक्वल भी है, यानी कि तीनों सूरतों में आंसर आपका सेम होगा। Q1 जिसको हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं वो P25 के इक्वल है। Q3 जिसको हम अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं वो P75 के इक्वल है। D1 ये आपका फर्स्ट डिसाइल है वो P10 के इक्वल होगा। D2 P20 के इक्वल होगा। D3 P30 के इक्वल होगा और D9 जो है वो P90 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया ये सारे जो वैल्यूज हैं ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल्स हम लिख सकते हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया कि परसेंटाइल जो है वो आपकी मिनिमम वैल्यू होती है जो डाटा को डिवाइड करती है। तो उस मिनिमम वैल्यू से फिर आगे हम दूसरी लार्जर वैल्यूज की तरफ, डिसाइल्स की तरफ, क्वार्टाइल की तरफ और मीडियन की तरफ चलते हैं, तो हम परसेंटाइल के फॉर्मेट में लाकर तमाम वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये वाली चीज़ जो है ये आपने अपने जहन में रखनी है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें देखी, इनको ऑब्जर्व किया। आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, इन फार्मूलाज को देखें, इनको ज़्यादा समझ के जो है वो इनसे खौफज़दा नहीं होना। ये ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है, बेसिकली इसका सिस्टम एक ही है। अगर आप उस सिस्टम को समझ जाएंगे तो आप किसी भी डिवाइडिंग वैल्यू, उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला भी ज़हन में रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा मीडियन और मॉड और इनके आपस में रिलेशनशिप्स के ऊपर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।